बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि एपिक क्या होती है, उसकी हिस्ट्री को थोड़ा सा देखेंगे, फिर करेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे, उसके यूजेस क्या थे और चंद एक एग्जांपल्स देख लेंगे। सबसे पहले तो मैं एपिक की वही फेमस डेफिनेशन आपके सामने रखना चाहूँगा। एपिक इज़ ए लॉन्ग नैरेटिव पोएम एलिवेटेड एंड डिग्निफाइड इन थीम, टोन एंड स्टाइल। एपिक में बेसिकली होता क्या, ये एक लिटरेचर की जॉनरा है, फॉर्म है। इसमें एक हीरो का एडवेंचर बताया जाता है। हीरो उसमें कैसा होता है, हीरो जो है वो डिवाइन होता है या सुपर ह्यूमन होता है। उसकी जो फेट है वो उस अकेले की किस्मत जो है वो किस्मत नहीं होती, बल्कि उसकी पूरी कंट्री, उसकी नेशन और उसकी जो कौम होगी उसको रिप्रेजेंट वो कर रहा होता है। और उसकी यानी उस सारी कंट्री की फेट जो है उस अकेले की फेट से जुड़ी हुई होती है। इसकी इब्तदा होती है कहीं हीरोइक एजेस में, जहाँ पे जब लोग जंगें लड़ा करते थे और सिविलाइजेशन स्टार्ट हो रही थी, तब बेसिकली ये पोइट्री जो है हीरोइक ओरल पोइट्री होती है। यानी जब ये स्टार्ट हुई थी तब ये ओरल ट्रेडिशन में थी, तब लोग पढ़े लिखे नहीं थे, ज़ुबानी वो किस्से कहानियाँ सुनाया करते थे। तो ये बोर्न ऑफ एन ओरल ट्रेडिशन इसके बारे में। और फिर देखें कि ये एक लॉन्ग कहानी होती है, लंबा नैरेटिव होता है इसका, ठीक है। इसमें डिफरेंट मिथ्स होती हैं, हीरोइक्स लेजेंड्स होते हैं, मोरल थ्योरीज होती हैं और एडिफाइंग का मतलब होता है जो आपकी अखलाकियात या मोरालिटी को संवार रही हों, ठीक है। रिलीजियस टेल्स होती हैं इसमें। ये इसमें बुनियादी चीज़ें उस वक्त हुआ करती थी, यानी मिथ्स, हीरोइक लेजेंड, मोरल थ्योरीज और उसके अलावा रिलीजियस टेल्स आप उसे कह लें। ये पुराने ज़मानों में स्टार्ट हुई थी। एक ट्रेडिशन होती है बैंक्वेट की ट्रेडिशन। ये फॉर्मल डिनर होता है जिसमें मुख्तलिफ जो हैं वो उमरा यानी नोबल मैन्स मिल के बैठते हैं और वहाँ पे उनकी इंटरटेनमेंट के लिए बेसिकली सिंग किया जाता था। डिफरेंट किस्म के हीरोइक सॉन्ग गाए जाते थे और जो है वर्सेस पढ़ी जाती थी। इनका बुनियादी मकसद क्या होता था? इनका बुनियादी मकसद ये होता था कि ये जो वहाँ पे नाइट्स इकट्ठे हैं, वॉरियर्स हैं, उनकी स्पिरिट को स्टिर करें, मोटिवेट करें उन्हें जंग लड़ने के लिए। क्योंकि जब वो एक किस्सा सुनेंगे एक वॉरियर का, उसने अपनी ज़िंदगी किस तरह हीरोइकली उसने गुजारी, उसने कितने एडवेंचर सर अंजाम दिए, उसने क्या क्या मार्के किए, वो उनकी अपनी जनरेशन में से आबा व अजदाद में से बड़ा था, उसका किस तरह नाम रोशन हुआ। तो ये जब वो सब सुनेंगे तो उनका ऑटोमेटिकली वार के लिए दिल करेगा। तो ये मोटिवेशन के लिए तब यूज़ की जाती थी। दूसरा इसका पर्पस एंटरटेनमेंट हुआ करता था। डिफरेंट किस्से कहानियाँ होंगे तो जब लोग मिल के बैठेंगे सुनेंगे, एंटरटेनमेंट डेफिनेटली होगी। फिर इसका इसमें क्योंकि मोरल एलिमेंट, स्पिरिचुअल एलिमेंट और रिलीजियस एलिमेंट भी होते थे इन टेल्स में, तो ये उनकी एजुकेशन के लिए भी यूज़ की जाती थी। उनको कुछ इखलाकियात सिखाने के लिए, कुछ तालीम देने के लिए भी इसका मकसद रहा है। उसके अलावा जो एपिक्स जिस ट्रेडिशन में भी लिखी गई हैं, उस ट्रेडिशन की लैंग्वेज जो है वो बहुत ज़्यादा रिफ़ाइन हो गई है। क्योंकि एपिक एक बाकायदा ना मीटर, एक वज़न और एक बहर के तहत लिखी जाती है। अब चाहे वो किसी भी ट्रेडिशन की एपिक हो, तो क्यों वर्स की फॉर्म में है ना, तो वर्स का एक बाकायदा अपना एक रिदम और मेट्रिकल पैटर्न होता है। तो उसके ज़रिए ना लैंग्वेज बड़ी रिफ़ाइन हो जाती है। दो टर्म्स यूज़ होती हैं, एक स्कोप है और एक इकोनॉमी है। स्कोप जो है एडिशन ऑफ न्यू वर्ड्स हैं, उसमें यानी स्कोप के ज़रिए और इकोनॉमी के ज़रिए लैंग्वेज रिफ़ाइन हो रही होती थी। इकोनॉमी कहते हैं एलिमिनेशन ऑफ रिडंडेंसीज, जो कि एक जीनियस पोएट जब लिखने बैठता है तो वो डिफरेंट फ्रेजेज ईजाद करता है जिससे डुप्लीकेसी पैदा होती है, ओरिजिनल सेंस में भी और मेट्रिकल स्टैंजाज में भी। तो उसके एलिमिनेट करने के लिए जो है इकोनॉमी का वर्ड यूज़ किया जाता है। यानी देखें, अब एक पोएट है, उसने एक चीज़ को एलिवेटेड फॉर्म में डिस्क्राइब करना है। फॉर एग्जांपल होमर था, उसने अब वो जो कश्तियों वाला सीन रिप्रेजेंट करना है, तो उसने पता नहीं कश्तियों के लिए कितने को वर्ड्स यूज़ किए हैं। हर दफ़ा एक नया वर्ड लेके आता है। और फिर ये भी होता है कि बाज़ दफ़ा शायर ने जो है मेट्रिकल जो पैटर्न है उस पर एक वर्ड को फिट करने के लिए, यानी अगर वो आयम्बिक पेंटामीटर में लिख रहा है या हेक्सामीटर में लिख रहा है, तो अब उसने वो वर्ड्स लाने हैं जो उसकी क्वालिटीज़ को सेटिस्फाई कर रहे हों, ठीक है। आयम्बिक पेंटामीटर में अब उसने अनस्ट्रेस्ड होता है, फिर स्ट्रेस्ड होता है, तो उसने अब वो वर्ड्स लाने हैं जो उसमें पूरे आ रहे हों। इसी तरह हेक्सामीटर या कोई भी मीटर चल रहा होगा, तो वो वर्ड्स को गिराते हैं, उठाते हैं, अल्फाज नए का इजाफा करते हैं, फ्रेजेस लाते हैं, डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो लैंग्वेज उस ज़ुबान की बड़ी रिफ़ाइन हो जाती है। तो ये इस तरह से एपिक जो है वो पुराने ज़माने में बहुत से फंक्शन सर अंजाम देती रही है, इसका यूज़ था। इसकी चंद फेमस करेक्टरिस्टिक्स देखें तो सबसे पहले तो इसका स्टाइल आ जाता है। स्टाइल इसका डिग्निफाइड किस्म का होना चाहिए, एलिवेटेड किस्म का होना चाहिए, सबलाइम होना चाहिए। उसके बाद नरेशन देखें तो इसकी नरेशन जो है ज़रा लॉन्ग नैरेटिव पोएम होती है ये, और जो नैरेटर होता है, बयान करने वाला होता है, उसको तमाम वाक़यात का इल्म होना चाहिए। वो इस तरह लिखे जैसे वो उस जगह पे प्रेजेंट था, ओमनीसिएंट नरेटर होना चाहिए।
फिर इसमें चंद सुपर नेचुरल एलिमेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले तो म्यूज़ को एक इन्वोक किया जाता है। म्यूज़ डॉटर ऑफ ज़्यूस में से कोई उसकी डॉटर है, जिसको कहा जाता है कि ये पोइट्री की गॉडेस है। तो म्यूज़ को इन्वोक किया जाता है। उसके अलावा इसमें डिफरेंट किस्म के और भी सुपर नेचुरल एलिमेंट्स आ जाते हैं। हीरो बजाते खुद एक सुपर नेचुरल चीज़ होता है। उसके अलावा इसमें गॉड्स बजाते खुद इंटरफेयर करते हैं हीरो की फेट के साथ, जैसे ओडिसियस में मीन्स के उसे मुख्तलिफ जगह पे गॉड आके बजाते खुद बताते हैं कैसे ना कर, वैसे कर, वैसे ना कर, या एटलीस्ट वो हीरो के सारे कारनामों को बैठ के देख रहे होते हैं, पार्टिसिपेट कहीं ना कहीं पे कर रहे होते हैं। डिफरेंट किस्म की जो वार्स होती हैं उनमें उसकी हेल्प आउट कर रहे होते हैं। फिर ये कि इसमें अंडरवर्ल्ड का तज़किरा आता है। मुख्तलिफ़ किस्म के गॉड्स, डेमी गॉड्स आते हैं, ड्रैगन्स होते हैं जिनके साथ फ़ाइट होती है, बैटल्स होती हैं, और बैटल्स में भी सुपर नेचुरल एलिमेंट्स आ जाते हैं। जो हीरो ख़ुद है, मैंने बताया कि वो ज़रा सुपर नेचुरल किस्म का होना चाहिए। हीरो की जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो मीन्स के आम इंसानों जैसी नहीं होती। मुख्तलिफ़ ट्रेडिशन में हीरो मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। इंडियन ट्रेडिशन में जाके देखें तो उनके सेमी गॉड्स या गॉड्स के डिसेंडेंट्स में से आ जाते हैं। गॉड्स डिफरेंट रूप में आ रहे हैं उनके पास। इसके अलावा दीगर ट्रेडिशन में देखें तो इंडो यूरोपियन ट्रेडिशन मेरे ख्याल में आ जाती है। उसमें हीरो जो है वो पहले कहीं और पैदा होता है, उसको जानवर पाल पोस के बड़ा करते हैं, वो जल्दी बड़ा होता है, ड्रैगन्स को मारता है। तो इस तरह हर ट्रेडिशन में डिफरेंट किस्म का एक हीरो रिप्रेजेंट किया गया है। हीरो की क्वालिटीज़ भी उसमें होती हैं। हीरो की जो फेट होती है वो उसकी ख़ुद से रिलेटेड, जस्ट ओनली वो ख़ुद को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होता, बल्कि उसकी फेट के साथ पूरी कौम, पूरा मुआशरा, पूरी सोसाइटी, उसके पूरा ख़ानदान और पूरा मुल्क जुड़ा होता है। तो हीरो उस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। फिर इसमें देखें तो वार्स होती हैं, बैटल्स होती हैं। अच्छा, मुख्तलिफ़ इलाके फ़तह करता है वो, मुख्तलिफ़ किस्म की अजीबो गरीब जंगें होती हैं, ड्रैगन्स के साथ जंगें होती हैं। तो वॉर वाला एक कॉमन थीम है। डिफरेंट किस्म की सीजेस होती हैं। यूरोपियन लैंग्वेज में देखें तो हमारे पास ट्रोजन वार बहुत फेमस आ जाती है होमर की। इसी तरह बाद में देखें तो मीन्स के इंडियन में आ जाएं तो जो उनकी वार हुई है पांडवास और कौरवास की, तो वो आ जाती है यानी महाभारत में से। तो डिफरेंट किस्म की वार्स उसमें होती हैं, ठीक है। और फिर देखें तो इसमें लेंथी टाइम स्पैन होता है, यानी हीरो का कोई एक एस्पेक्ट नहीं प्रेजेंट किया जा रहा होता, या उसकी लाइफ का कोई एक पहलू नहीं, बल्कि उसकी पूरी लाइफ को है वो एक स्टोरी की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, पोइट्री की फॉर्म में। और इसका टाइम स्पैन लेंथी होने के अलावा ये जो पोएम है, एपिक एक पोएम है ना बेसिकली, तो पोएम की जो लेंथ है वो भी बहुत बड़ी होती है। यानी कोई सिंपल छोटी सी नज़्म नहीं होती, बल्कि इसमें बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। एक लेंथ इसकी कंटिन्यूसली जारी होती है, कई एक बुक पर कंप्राइजेज होती है। फॉर एग्जांपल आप देखें तो फिरदौसी के शाहनामा में 10,000 लाइनें थी। मिल्टन की जो पैराडाइज लॉस्ट है इसमें 10,000 लाइनें हैं। 2 लाख के करीब हैं मेरे ख्याल में, 2 लाख या 20 लाख, सॉरी आई फॉरगॉट दैट। महाभारत की लाइंस इस तरह से हैं। और बाकी जो होमर की इलियड और ओडिसी को देखें तो वो भी बहुत बहुत लंबी पोएम्स हैं। मेरे ख्याल में 24 पोएम है उसकी, 24 बुक्स हैं मिल्टन की, 12 बुक्स में वो कवर हो रही है। तो ये बहुत एक लंबी जो है ना, इसकी लेंथ भी बहुत होती है। फिर इसमें इसके एंड पे जो है कंसर्न ऑफ फ्यूचर सिविलाइजेशन भी हमें नज़र आ रहा होता है। तो इसमें बहुत सारी करैक्टरिस्टिक्स इसकी आ जाती हैं। जब हम पैराडाइज लॉस्ट को, यानी दूसरे लेक्चर में हम पैराडाइज लॉस्ट को बतौर एपिक डिस्कस करेंगे, तो उसमें मैं आपको मज़ीद करैक्टरिस्टिक्स से भी आगाह कर दूंगा। फ़िलहाल इसमें देखें, कुछ एग्जांपल्स को देख लेते हैं। एग्जांपल्स में सबसे पुरानी जो एपिक है गिलगामेश को माना जाता है। एपिक ऑफ गिलगामेश को, ये आलमोस्ट 2000 BC में लिखी गई थी, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से तकरीबन 2100 साल पहले। तो ये स्टोरी ऑफ गिलगामेश है, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की कहानी है। मेसोपोटामियन यानी मिडल ईस्ट में, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन आपने तज़करा सुना ही होगा, मिडल ईस्ट में ये है। तो ये एक गिलगामेश है, इनकी हाफ डीटी कह लें, डेमी गॉड कह लें, या एक हीरो कह लें। उसकी कहानी है जो इमोरलिटी की सर्च में निकलता है और ढेर सारी उसे मसाइल का सामना रहता है। ये सबसे पुरानी एपिक मानी जाती है। इसके साथ ही महाभारत अगर देखें तो महाभारत का भी तकरीबन टाइम ड्यूरेशन यही है। इसका सही से कुछ अंदाज़ा लगाना मुमकिन नहीं है। आलमोस्ट ये 3000 से तकरीबन 2000 कबल मसीह के दरमियान कहीं लिखी गई है, बिफ़ोर क्राइस्ट। तो ये भी एक बहुत ही पुरानी एपिक है। इसके मुतालिक माना जाता है कि ये गणेश ने जो है व्यासा को डिक्टेट की और उन्होंने बैठ के लिखी। गणेश उनका एक्चुअली भगवान है, वो सूंड वाले भगवान। तो खैर ये भी, इसके मुतालिक भी डिस्प्यूट है कि उन्होंने डिक्टेट की थी नहीं की थी। बाकी यह है कि व्यास ने ये लिखी और डिफरेंट ऑथर, मींस के इसको डिफरेंट ऑथर्स ने भी ये भी माना जाता है कि लिखा। पहले कुछ ने कुछ सुनाई। महाभारत में एक भारता है मेरे ख्याल में, और
उसमें कुछ लाइंस ऐड की गई, उनका कुछ और नाम रखा गया, फिर कुछ और व्यास आए, मींस के जो उनके सेंट्स थे उन्होंने फिर और लाइंस ऐड की। तो ये भी एक बड़े मज़े की और बड़े शानदार किस्म की एक बहुत ही लंबी नज़्म है, जिसकी तकरीबन 2 लाख के करीब लाइंस हैं महाभारत की। उसके बाद देखें तो होमर आ जाता है। होमर भी तकरीबन काफ़ी पुराना शायर है, तकरीबन 8000 BC होगा, 8000 BC से 6000 सॉरी 800 BC से 600 BC के दरमियान। तो होमर की जो फेमस पोएम्स हैं, मींस के एपिक्स हैं, वो एक इलियड है, ओडिसी है। ओडिसी और इलियड दोनों, ओडाइसियस उनका एक हीरो है, ओडिसियस या ओडाइसियस, उसकी कहानी है। इलियड में बेसिकली उसके वापसी का सफ़र है। जब वो सिटी ऑफ ट्रॉय से वापस आता है तो उसको 10 साल वापसी में लग जाते हैं और मुख्तलिफ़ जगहों पे भटकता फिरता है, उसकी कश्ती तूफ़ानों का शिकार रहती है, साथी मरते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के ड्रैगन से मिलता है, इस तरह की कहानी है। जबकि ओडिसी जो है वो ट्रोजन वार की कहानी है। तो ये भी एक बड़ी शानदार किस्म की पुरानी ग्रीक नज़मों में से, ग्रीक होमर पोएट था, और इसी ने यूरोपियन अगर ट्रेडिशन में आप देखें तो ग्रीक जो एपिक्स की शुरुआत की थी वो होमर ने ही शुरू की थी। उसके बाद आ जाएं तो विर्जिल की इनियड है, ये भी एक बड़ी शानदार किस्म की एपिक है, इसका भी अक्सर तज़किरा किया जाता है। और मिल्टन ने ये होमर की एपिक्स पढ़ी हुई थी, इनियड पढ़ी हुई थी, ठीक है। इसी तरह नीचे मेरे ख्याल में टैसो की, ऑरलैंडो टैसो की नहीं है, सॉरी टैसो की वो दूसरी है, यरूशलेम लिबरिटा, तो वो पढ़ी हुई थी कहा जाता है, क्योंकि मिल्टन ने जो है 5 साल घर में गुजारे थे अपने वालदैन के, तो उसने ये सारी पढ़ी हुई थी, ऑलमोस्ट सारी कह रहा हूँ, सॉरी। अच्छा, उसके बाद देखें तो लूकन्स एक है, उसकी फ़र्ज़ेलिया है, इसका मुझे कुछ ख़ास इल्म नहीं है, बस मैंने भी गूगल से कॉपी पेस्ट करके लिख दिया है। लैटिन लैंग्वेज की ये पोएम है। उसके अलावा आप देखें नीचे आ जाती है ली चैंसन डी रोलैंड, तो ये फ्रेंच लैंग्वेज की एक एपिक पोएम है। इसका आपको आपने एक इंग्लिश में कभी पढ़ा है लिटरेचर, तो उसमें आपने एक करेक्टर सुना होगा चार्ल्स मैग्ने का, तो ये इसी में से करेक्टर आता है जिसने इसने जंगें लड़ी थी, सॉरी ये इंग्लिश उर्दू का इम्तजाज देखिए, जंग्स, तो इसने जंगें लड़ी थी। इसका भी करेक्टर आ जाता है, और इसका इंग्लिश में अगर इंग्लिश में तर्जमा किया गया था इसका सॉन्ग्स ऑफ रोलैंड के नाम से। ये एक नॉर्मन पोएट था, एंग्लो नॉर्मन, आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, हिस्ट्री में एंग्लो सेक्सन एंग्लो नॉर्मन आता है, तो एंग्लो नॉर्मन पोएट था, फ्रेंच लैंग्वेज में ये लिखा गया है। उसके बाद देखें तो अरिस्टो का आ जाती है ऑरलैंडो फुरियोसो, इसका भी मुझे कुछ खास इल्म नहीं। और फिर देखें तो टैसो की आ जाती है, टैसो की यरूशलेम लिबरिटा। तो ये एपिक्स हैं जो पुराने ज़माने में लिखी गई थी। इसी तरह बीओवुल्फ देखें तो बीओवुल्फ का ज़माना तकरीबन बनता है ऑलमोस्ट, ये मींस के 900 से 10 जो है 1000 AD के करीब करीब इसका ज़माना बनता है। तो बीओवुल्फ भी एक स्कैंडिनेवियन हीरो की कहानी है, आपने इंग्लिश लिटरेचर में से पढ़ रखा होगा। मॉन्स्टर था एक ग्रैंडल जिससे उसकी वार हुई थी, इसके अलावा ग्रैंडल की मदर को मारता है और बड़ा ताकतवर होता है, इसके बाजुओं में पता नहीं कितने हाथियों और कितने घोड़ों की ताकत होती है, इस तरह की कुछ इसकी कहानी थी। और फिर इसके धोखा एंड पे करते हैं और ये मर जाता है जवानी में। और ये एपिक का एक ना हीरो अक्सर जवानी में वो मारते हैं, ये बड़ा सिग्निफिकेंट होता है ये भी। इसके बाद देखें तो डांटे की डिवाइन कॉमेडी आ जाती है, जिसका ईयर ऑफ राइटिंग ऑलमोस्ट 1320 के लगभग है। इसमें डिवाइन कॉमेडी का पहला जो पार्ट है वो फर्नो है मेरे ख्याल में, हाँ, उसमें वो पुर्गेटरी और हेल और हेवन जैसे मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट में तज़किरे हैं, उसमें भी आपको नज़र आएंगे। फिर आगे चलें तो फेरी क्वीन आ जाती है एडमंड स्पेंसर की, इसको लिखा गया था 1590s में, स्पेंसर ने लिखा था, और इसमें स्पेंसीरियन स्टेंजा यूज़ किया गया है। ये कहानी है परियों की, फेरी लैंड की ये कहानी है, परियों की नहीं है, सॉरी। तो आगे देखें तो मिल्टन आ जाता है, मिल्टन का ऑलमोस्ट लिखी गई थी, ऑलमोस्ट क्या 1667 में, हाँ, लिखी गई थी। और फिर इसका जो सेकंड एडिशन आया था वो 1674 में आया था, जिसमें 10 बुक्स को 12 बुक्स में कन्वर्ट कर दिया गया था। तो मिल्टन ने जो अपनी ये लिखी है पैराडाइज लॉस्ट, इसको ब्लैंक वर्स में लिखा है। इसी तरह मैं पहले हवाला दे चुका हूँ आपको शाहनामा फिरदौसी का, वो उसकी भी 10,000 लाइन है और वो एक तारीख़ी एपिक है। तो मेरे ख्याल में एपिक्स के मतलब इतना काफ़ी है, बाकी हम बाद में डिटेल में देखेंगे कि मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट जो है वो एज एन एपिक कैसे उसको जस्टिफाई किया जा सकता है।